आइए वीडियो नंबर 26 में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेस डिमांड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन डिमांड के बारे में डिस्कशन किया था। डेफिनेशन डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब डिमांड कम होती है किससे? सप्लाई से। अब हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? हमें नाम से समझ में आ रहा है एक्सेस डिमांड। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। यहाँ पे डिमांड क्या है? आपकी डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। सप्लाई तो है लेकिन सप्लाई से डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बात करते हैं डेफिनेशन के साथ। एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एडी, मतलब एडी की डिमांड क्या है? आपका ज्यादा है। दैट मींस एडी इज ग्रेटर देन एएस corresponding to full utilization of resources। इस केस को समझने के लिए एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इतनी है। ठीक है, अब इसको इक्वल हमें करना पड़ेगा, जो हम पढ़ते हैं AD is equals to AS। तो क्या रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से डिमांड एक्सेस हो गई? तो आइए बात करते हैं एक्सेस डिमांड के कॉजेस को। जब डिमांड बढ़ती है तो आपको क्या लगता है किस वजह से डिमांड बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है तो आपको पता लग रहा है कि भाई लोगों की इनकम ज्यादा हो रही होगी। हो सकता है लोगों की इनकम ज्यादा हो जिसकी वजह से एडी इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और भी कॉजेज हैं। ये सबसे पहला स्टेप है जो हमारे दिमाग में आता है, भाई डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लोग ज्यादा गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब लोगों की इनकम ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। सबसे पहला इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोगों ने अपना कंजम्पशन क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है। कंजम्पशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया? डिमांड ज्यादा हो गई। जब लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो उनको चाहिए भी ज्यादा। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। सेकंड है इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, जब लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी चीजों को क्या करेंगे? ज्यादा बनाएंगे। जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें रॉ मटेरियल्स वगैरह भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जब डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब रॉ मटेरियल्स की भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक। थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब क्या हुआ? लोगों की डिमांड बढ़ गई। तो जिस तरह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने अपने रॉ मटेरियल्स को बढ़ाया, किसको पूरा करने के लिए? डिमांड को पूरा करने के लिए, उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी अपने रॉ मटेरियल्स, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया। क्या करने के लिए? डिमांड को पूरा करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे ये सब चीजें क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड एक्सेस हो रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब आप सबको पता है कि इंडिया से कोई चीज बाहर भेजना। इंडिया से हम सपोज यूएस भेज रहे हैं, सपोज चाइना भेज रहे हैं, तो ये एग्जांपल है एक्सपोर्ट का। जब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बन गई तो हमने इसे क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे यहाँ खुद ही इतने रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, इतनी डिमांड बढ़ रही है, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? आप बोलेंगे सर इंपोर्ट क्यों करें जब हम खुद ही इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत आप क्या करो? अपनी कंट्री में गुड्स बनाओ और उन गुड्स को बाहर बेचो, जिससे आपकी इनकम ज्यादा होगी। और क्या होगा? आपके जो गुड्स की डिमांड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हमने इतना कुछ बना लिया तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स कम कर दिए। अब जो चीज 180 रुपए की हमें पहले केवल 2 यूनिट्स मिल रहे थे, ठीक है, समझ में आई बात? अब 180 रुपए में टैक्सेस कम हो गए। पहले 180 प्लस टैक्सेस तो हम 2 यूनिट्स खरीदते थे। अब 180 में ही विद टैक्स हमें क्या हो रहा है? हम उसको 4 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। पहले 180 में 2 यूनिट्स आता था, अब 180 में 4 यूनिट्स आ रही है। तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? टैक्सेस कम होने की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। जब टैक्स कम होंगे तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमने कॉजेस पढ़े, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड एक्सेस कम होगी, उसके क्या कॉजेस है? डिमांड को एक्सेस होने के कॉजेस कौन कौन से कॉजेस
होते हैं। अब हमने एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने कॉजेस पढ़ ली, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब हम इसको एक डायग्रामेटिकली मतलब कर्व के बिहाफ से समझेंगे कि एक्सेस डिमांड कैसे कर्व के साथ काम करता है। सबसे पहले आप बनाएंगे भैया व्हाट इज दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस है ना, यस, एंड दिस इज x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। फिर से एक कौन सी लाइन है ये बताइए, इट इज 45 डिग्री मतलब इनकम की लाइन है। ये किसकी लाइन है, ये इनकम की लाइन है। क्लियर हो गया, ये लाइन आपकी इनकम की लाइन है। समझ में बात आ गई या नहीं आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये एक ADF है और ये वाली लाइन आपकी ADP है। अब ये ADF और ADP क्या है सर, ये तो बताइए। तो सुनिए, ADF अब हमने पढ़ा क्या, एक्सेस डिमांड है। तो डिमांड क्या है, ज्यादा है, किससे, सप्लाई से, ठीक है। डिमांड क्या है, ज्यादा है सप्लाई से, मतलब जितना रॉ मटेरियल, जितना ध्यान से देखिएगा, जितना रॉ मटेरियल, जितना लेबर आपके पास था, जितनी मशीन आपके पास थी, आपने उन सबका क्या कर लिया, फुल यूटिलाइजेशन कर लिया। मतलब जितना आप बना सकते थे उतना आपने बना लिया, ठीक है। रॉ मटेरियल का यूज पूरा कर लिया, लेबर का यूज पूरा कर लिया, मशीन्स का यूज पूरा कर लिया। इस केस में जाके आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब आपके पास एक मशीन थी, एक ही मशीन, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें 10 लेबर काम कर रहे थे और एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे। सबसे ज्यादा आप इतना कर सकते थे। अब आपने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया तो आपका आउटपुट क्या हुआ, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। आपने रॉ मटेरियल का पूरा यूज करा, लेबर का भी पूरा यूज करा, मशीन का, इन सबको पूरा यूटिलाइज करने के बाद आप 100 यूनिट्स को ही फुलफिल कर सकते हैं, 100 यूनिट्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस केस में आप किस जगह पहुंच गए, आप फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में पहुंच गए। लेकिन डिमांड जो हो रही है वो 100 प्लस यूनिट्स की हो रही है। तो क्या आप डिमांड पूरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो एक्सेस डिमांड हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब ADF और ADP मतलब प्लान फुल तो हो गया, हमने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया। इसके बीच के गैप को, ये गैप, दिस इज E और F, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हमने नेम लिया, इसका नेम कुछ भी ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले y एक्सिस बनाएंगे, पहला स्टेप y एक्सिस, दूसरा x एक्सिस, तीसरा इनकम की लाइन बनाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप एक्सेस डिमांड के शेड्यूल को कर्व को पूरा समझ सकते हैं। ये आपकी नीचे इनकम की लाइन होगी, मैंने आपको कई बार बताया, आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और ये आपका AD हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये एक्सेस डिमांड हो गया और इसका एक नाम और होता है जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम बोलते हैं दिस गैप इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। तो इतना आपको समझ में आया। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन वेयर सिंपल सा याद रखना है, जब AD इज ग्रेटर देन AS होगा दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी कॉजेस बता दिए, इंक्रीज 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 इंक्रीज, डिक्रीज और डिक्रीज। इसको फिर से हम याद कर लेते हैं, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था आपको याद है, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। C भी इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है और टैक्सेस भी हमारे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। अभी हमने एक्सेस डिमांड के कॉजेस के बारे में डिस्कशन किया, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर डिमांड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो गई तो इकोनॉमी में क्या क्रिटिकल कंडीशंस हमको और आपको फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है AD is equals to AS, अच्छी कंडीशन होती है if AD is greater than AS, if AS is greater than AD, दोनों कंडीशन हमारी इकोनॉमी में खराब होती है, ठीक।
तो आइए कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं किसके? एक्सेस डिमांड के। इफ aggregate demand is greater than supply, so what effect on the economy पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? अभी मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू इन्फ्लेशनरी गैप समझाया था कि जब हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मतलब इससे ज्यादा तो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, जो हमने पढ़ा था ADF और ADP, और दैट इज y x एक्सिस और आपका y एक्सिस और ओरिजिन। This situation is called inflationary gap. Full employment है, मतलब इतना ही हम आउटपुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा ना हमारे पास रॉ मटेरियल है, ना हमारे पास लेबर है, ना हमारे पास मशीन है। तो ये मैक्सिमम आउटपुट है। लेकिन क्या हो रहा है इस समय, इससे ज्यादा हमारी डिमांड हो रही है, तो इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए इन्फ्लेशनरी गैप का क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी क्या होता है? देखिए हमारे पास, फिर वो एग्जांपल ले लेते हैं, हम केवल 100 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस कर सकते थे। हमारी पूरी इकोनॉमी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती थी मैक्स टू मैक्स। सपोज मैक्स टू मैक्स का सब कुछ करके भी चलो हमने कैसे ना कैसे करके 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया, 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है एडी, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्रोडक्शन है, पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इससे ज्यादा तो भैया हो ही नहीं सकता। क्या इस केस के बाद आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जितना जिस चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते थे मैक्स टू मैक्स हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। अब इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो हमारा चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। इसी केस में प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, हमारी स्टैटिक जीडीपी हो जाएगी। मतलब इससे ज्यादा हमारा जीडीपी लेवल अब नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हमने सब चीज का तो पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो। ठीक, अब हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल। वेजेस प्राइस स्पाइरल क्या होता है? अब देखिए हर किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड क्या है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। जब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कब होगा, जब डिमांड। है आपको एक चीज के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, वेजेस प्राइस स्पाइरल को। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मेरा डस्टर काम ये है, देखिए बहुत सिंपल सा मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा। जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, एडी इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक चीज, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी इनकम्स भी इंक्रीज होंगी। समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो इसका मतलब है वेज प्राइस स्पाइरल क्या होगा, जब आउटपुट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट में लोग ज्यादा चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। जब लोग ज्यादा चाहिए तो लोगों की इनकम्स, लोग ज्यादा पैसों में काम करेंगे। क्यों? कि भैया काम ज्यादा है फैक्ट्रीज में, हमारे पास आईओ कह रहे हैं हम ज्यादा पैसे लेंगे, तो ठीक है आप ज्यादा पैसे ले रहे, लेकिन हुआ क्या, वेजेस तो बढ़ गई, ठीक है, लोगों के वेजेस बढ़ गए। जब डिमांड आपकी ज्यादा थी और सप्लाई आपकी कम थी, तो क्या चीजों के प्राइस नहीं बढ़ेंगे? क्यों? सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड किसी चीज की बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके मार्केट में प्राइस क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि वो गुड मार्केट में शॉर्ट होने लगा। अब वेजेस तो बढ़ गई, वेजेस के बढ़ने के साथ साथ हुआ क्या मार्केट में, इकोनॉमी में चीजों के प्राइसेस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए।
जब चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो लोगों का एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया, लोगों के खर्चे क्या हुए, ज्यादा हुए। जो कमाई उनकी बढ़ी वो उनकी ज्यादा खर्च होने लगी। क्यों? क्योंकि वेजेस के बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। सो क्या सैलरी बढ़ने का कोई फायदा हुआ? पहले आप और एग्जांपल के थ्रू समझ लो, पहले आप सपोज 20,000 रुपए कमाते थे, 20,000 रुपए कमाते थे तो आपका सारा खर्चा कुल मिला के 16,000 में हो जाता था और आप बाकी के लोग पैसे सेव कर लेते थे। अब हुआ क्या? अब आपकी तनख्वाह तो बढ़ गई, आपकी तनख्वाह सपोज 30,000 रुपए हो गई, आपकी वेजेस बढ़ गई, लेकिन आप मार्केट में इतनी डिमांड हो गई कि चीजों के प्राइसेस बढ़ गए। अब आपकी 25,000 रुपए एक्सपेंडिचर होने लगा। तो वेजेस के इंक्रीज होने की वजह से एक्सपेंडिचर्स में भी फर्क पड़ गया लोगों की, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई। समझ में आई बात? जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बेसिक नीड्स भी क्या हो गई, महंगी हो गई। तो एक क्या हो गया, स्पाइरल हो गया। एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब इसको हम समझ सकते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, समझ में बात आई? ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो और ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर कि लॉस कैसे हो रहा है, इनको लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये लॉस ऑफ प्रॉफिट तो मैं आपको बता देता हूं। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई क्या थी, कम थी, सप्लाई कम थी। ठीक है, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, मतलब ए इज ग्रेटर देन एएस। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। आपकी दुकान में 10 प्रोडक्ट थे, हर दिन 10 दिन बिक जाते थे, आप प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन क्या हुआ, डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन आप ज्यादा प्रोडक्शन करते नहीं थे या आप ज्यादा माल मंगाते नहीं थे दुकान में, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी होती थी। अब एक दिन डिमांड 15 यूनिट्स की आ गई, आपके पास 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट को सेल करके तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपने जो 5 यूनिट्स आपकी जो 5 यूनिट्स की डिमांड ज्यादा आई, लेकिन आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सके। ध्यान से सुनिएगा, 15 यूनिट्स चाहिए थे 10, 5 की डिमांड ज्यादा आ गई, तो 10 थे तो 10 तो आपने बेच लिए, बचे कितने, 5 यूनिट्स। जब 5 यूनिट्स बचे तो क्या 5 यूनिट्स की वजह से आपको लॉस नहीं उठाना पड़ा? आप ये सोचते हैं अरे यार मेरे पास अगर ये 5 यूनिट्स और होते ना तो मैं और प्रॉफिट कर लेता। पैसा तो आपने कमाया, लेकिन इन 5 यूनिट्स को और सेल करके आप और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि आपकी डिमांड क्या थी, ज्यादा थी, और सप्लाई क्या थी, कम थी। समझ में आई बात? ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड के, सॉरी एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमने कॉजेस पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, डायग्राम पढ़ लिया और हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए। तो ये आपका एक्सेस डिमांड, डेफिनेशन डिमांड यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक्सेस डिमांड और डेफिनेशन डिमांड को कंट्रोल करता है। ठीक है।